आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लोक गायिका डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव से भेंट वार्ता। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। दोस्तों नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत की आमद है जो एक साथ कई प्रतिभा की धनी है। वो हैं लेखिका और गायिका, साथ ही दूरदर्शन की सहायक केंद्र निदेशक भी वे रही हैं। उन्हें हाल ही में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। वो हैं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव कई भाषाओं की जानकार हैं। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी, पंजाबी, सिंधी, हरियाणवी, हिमाचली, डोगरी और मराठी। शैलेश जी ने संगीत की तालीम ली बनारस घराने के पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र से। मुंबई के एसएनडीटी यूनिवर्सिटी से उन्होंने फोक एंड मीडिया में डॉक्टरेट किया है। बाकी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी आपसे बातचीत के दौरान। तो डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप सभी की, ममता जी, कि आपने मुझे एक अवसर दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सक रही हूँ, अपने श्रोताओं से बात कर सकूंगी। जी, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए, क्योंकि आप हमारे आकाशवाणी परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि आकाशवाणी परिवार और दूरदर्शन परिवार एक परिवार की तरह है। बिल्कुल, हम बहनें हैं। जी, तो आकाशवाणी से आपका किस तरह से जुड़ाव रहा है और आकाशवाणी को सुनते सुनते आपका बचपन बड़ा हुआ होगा, तो बताइए रेडियो के बारे में। देखिए, मुझे अभी पता चला कि 90 वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं या कर चुके हैं 90 वर्ष में। तो उत्सव धर्मी देश होने से हम हर लम्हे को मनाते हैं और कोई भी मौका चूकते नहीं है कि हम ना मनाएं उसे। जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं खुद भी आकाशवाणी की टैलेंट हंट हूँ, आकाशवाणी गोरखपुर की। आज जहाँ लोग टेलीविजन से टैलेंट हंट देखते हैं, सुनते हैं, उन्हें सराहते हैं, तो मैं उस समय की हूँ जब मैं आकाशवाणी गोरखपुर ने मेरी आवाज को लोगों के सामने लाया था, मुझे ढूंढा था। और ऐसा मेरा मानना है कि जब कुछ भी नहीं था तब आकाशवाणी था। जी। और आकाशवाणी ने हमारी कला की जो हमारी अक्षुण्ण संपदा है उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक से बढ़कर एक नायाब कोहिनूर कलाकार को दिया है। भारत रत्न पंडित रविशंकर जी हों, चाहे वो पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, चाहे वो पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा, कोई भी आप नाम लीजिए। जी। भारत रत्न लता मंगेशकर जी से लेकर आज तक की भी जो पीढ़ी गा रही है मार्केट में, सब आकाशवाणी से आए हैं। जी। और आकाशवाणी ने उन्हें गढ़ा है, जहां हमें समृद्धि प्रदान की है इन कलाकारों के माध्यम से, कि आकाशवाणी का संगीत सम्मेलन ये आकाशवाणी की ही देन है। जी। आज भी वहाँ ऑर्केस्ट्रा होता है, आकाशवाणी में बजाया जाता है। जी। तो उसमें पंडित रविशंकर जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। वो वहाँ कराते थे ऑर्केस्ट्रा का रिकॉर्डिंग्स, और एक से बढ़कर एक उन्होंने कृति दी, कहना चाहिए संगीतात्मक कृति दी। फिल्मों में भी दिया है उन्होंने अपना संगीत, और एक से बढ़कर एक कलाकार भी दिए, शास्त्रीय जगत से लेकर के उपशास्त्रीय, पॉपुलर, मीडियम, सब में पंडित जी की बहुत देन है। जी। तो जो भी पहले के हमारे कलाकार रहे, पंडित पन्नालाल घोष जी से लेकर बिलात खां साहब से लेकर जो भी नाम लीजिए, जो भी संगीत के घराने हैं, सबके कलाकार आकाशवाणी से ही
लोगों तक पहुंचे हैं, लोगों के दिलों में। लोगों ने जाना है कि बेगम अख्तर कौन रही, परवीन सुल्ताना जी कौन है, सिद्धेश्वरी बाई कौन है, गिरिजा जी कौन है, बड़ी मोती बाई कौन है। तो इस तरीके से जो हम लोग पढ़ते हैं अपने किताबों में, उनको आकाशवाणी ने ही लिखा है, गढ़ा है, दिया है देश को, समाज को और हमारी समृद्धि को जी, क्या बात धनी बनाया है। बहुत बढ़िया। इतने सारे कोहिनूर का नाम आपने लिया और हमारे सामने बैठी हैं शैलेश जी एक कोहिनूर के रूप में। तो ये जो कोहिनूर है, इन्हें किस तरह से गढ़ा गया आकाशवाणी और दूरदर्शन की ओर से? आप बलिया की रहने वाली, फिर गोरखपुर, कैसे आप दूरदर्शन तक पहुंचे? देखिए, मैं तो आती हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश बलिया से, और वहाँ की एकमात्र ममता जी मैं महिला गायिका हूँ। क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे गाने बजाने को लोग बहुत ही उस निगाह से देखते हैं कि ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का काम है और कोई करता है तो उसे अच्छा नहीं कहते हैं। आज जब हम सब चीजों को गले लगाने लगे हैं, अपनी बहुत सारी परंपराओं को भी हम तोड़ते जा रहे हैं, अच्छी बात है, मगर वहीं कहीं न कहीं कुछ हम खोते भी जा रहे हैं जी। तो हमारे पिताजी की ये देन है कि वो उस समय बहुत ज्यादा साहित्य में और कला में रुचि रखते थे। वो बहुत अच्छे लेखक रहे, कवि थे बहुत बड़े जी, और सरकारी माध्यम में नौकरी करते थे, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर होके वो रिटायर हुए। उनका नाम भी अगर उनका नाम था, बीए करके वो लिखते थे, वैसे नाम था उनका ललन प्रसाद जी। तो पिताजी लिखते थे और वहाँ सर्विस रही उनकी, और इतने प्रोग्रेसिव थे उस जमाने में। तो मेरी माँ ही उनसे झगड़ा करती थी कि लड़की को लड़का बना के घुमा रहे हैं, कौन शादी करेगा? तो बोलते थे, अरे पप्पू की माँ, जिंदगी में शादी करना ही कोई काम बड़ा नहीं होता, क्या बात है? कुछ करने देना चाहिए। पिताजी घर में क्लासिकल लगवाते थे और उस समय ना रेडियो किसी एक के घर में हुआ करता था, तो सब लोग सुनने आते थे। बिल्कुल, अरे भैया के घर में रेडियो है, रेडियो रेडियो लोग आते थे, चलो सुनते, चलो। तो माँ को बहुत गुस्सा आता था, ये क्या हो रहा है गाना। तो वहाँ बलिया में जो संगीत के शिक्षक थे, पंडित नरेंद्र शर्मा ओमकारनाथ ठाकुर जी के वो शिष्य रहे, और पंडित काशीनाथ मिश्रा बनारस घराने के, तो वो लोग पिताजी के पास आए, कह रहे भाई आपकी लड़की बहुत अच्छा गाती है। और हमारी एक टीचर रही किरण ओझा जी, अभी भी हैं, बहुत खूबसूरत गाती थी वो। तो उन्होंने मेरे आवाज के स्पार्क को पहचाना कि हर फंक्शन में आगे आगे रखना, वंदना करो, ये गाना गाओ, ये भजन गाओ, ये गजल सीखो, ये करो वो करो। उनको दिख गया था कि मेरे में पोटेंशियलिटी है। तो मैं वहाँ गाती थी और बहुत सारे गोल्ड मेडल्स भी मेरे नाम हुए इस तरीके से। तो जहाँ भी कहीं जरूरत होती थी शहर में, फ्रॉक पहन के खड़ी जाओ, गाना गाओ, सरस्वती वंदना गाओ, ये भजन गाओ। तो ऐसे चलता रहा कारवां। पंडित रूपनाथ त्रिपाठी थे, वो कवि सम्मेलन में लड़की सरस्वती वंदना करेगी। नीरज अंकल थे, वो कहते थे ये मेरे साथ गाएगी। तो कौन सा गाना, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। तो वहां से मंचों पे भी आना शुरू हुआ। तो आकाशवाणी की बहुत अहम भूमिका है मुझे गढ़ने में। फिर मैं दिल्ली में जब आई और पिताजी की पोस्टिंग हुई, तो वहाँ पे उर्दू सर्विस में मुझे, क्योंकि मैं ईस्टर्न यूपी से, तो मेरा तलफ़ुज़ इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे आकाशवाणी में सिखाया गया कि कैसे मुझे प्रोनाउंसिएशन करना है जी। तो वहाँ उर्दू सर्विस होती थी बाहर के सेवाओं के लिए, विदेश के लिए भी। तो उसमें हम तानपुरे पे नातिया कलाम गाया करते थे, वाह वाह, जो कि इतना खूबसूरत था, इतना पाक था, इतना डिवाइन था कि उसकी एक लाइन में आपको अगर आप इजाजत दें तो वो था कि अभी भी आज मेरे जहन में रहता है वो, मैंने तेरी आंखों में पढ़ा अल्लाह ही अल्लाह, सब भूल गया याद रहा अल्लाह ही अल्लाह। वाह वाह, क्या खूब है। तो ये आकाशवाणी की देन है मुझे जी। और हम जब कभी ऐसे दिन होते हैं ना, गांधी जी का दिवस है, तो वहाँ पे हम जाके गाया करते थे। आकाशवाणी से हम अप्रूव्ड होने से वहाँ में भेजा जाता था गाने गाने के लिए, भजन गाने के लिए। तो आकाशवाणी की बहुत देन है, और सिर्फ गायन या वादन में नहीं, साहित्य के क्षेत्र में भी एक से एक जो हमारे देश में मूर्धन्य साहित्य के विद्वान हुए हैं, अच्छे गीतकार हुए हैं, उनको भी आकाशवाणी ने ही
बनाया है, जी। जन जन तक पहुंचाया है। जी, तो वो लिखते रहते, कौन जानता उन्हें, बताइए। उस समय तो कोई माध्यम नहीं था। रेडियो एक ऐसा माध्यम था जिसके जरिए लोग जानते थे, पहचानते थे। दूसरा अखबार और पत्रिकाएं। आप लोग जो समाचार पढ़ते हैं, जी। आपको भी लोग जानते थे। आज भी आप हमारे चेहरे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कि आप जो कहती हैं उसे लोग मानते हैं। जी बिल्कुल। तो ये आकाशवाणी की देन है। सही बात है, बहुत बड़ी देन है। जी। फिल्मी गानों को भी पॉपुलराइज करने का जो सबसे ज्यादा सशक्त माध्यम रहा वो आकाशवाणी ही रहा। जी। फौजी भाइयों को भी आप छूते थे, उनके मन को, जी, कि वो हमारे सरहद पे लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाए। तो फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम आया करता था। लोहा सिंह जैसे नाटक हुआ करते थे, जी, जी। जिन्हें लोग सुनते थे लगा के बड़े शिद्दत से, कि नहीं अब जो उसमें खदेरन की बीबी का कैरेक्टर क्या होने वाला है। क्या बात है, हवा आपको महल सब याद है। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये चीजें उससे हम जानते थे ये चीजें। और उसका फायदा क्या था कि लोग काम करते हुए भी तो रेडियो सुनते थे ना। जी जी, एक साथ दो काम होते थे। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं। कौन सा गाना बताइए? देखिए, पुराने गाने हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी। जैसे है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं। अनपढ़ फिल्म का गाना है। राजा मेहदी अली खां के बोल है, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज। ये गुनगुनाएंगे आप? थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। दीदी का गाना है, मुश्किल है। जी। है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा ही काम न आ सके तो वही कहे कि मैं क्या करूं। है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना आ सके तो वही कहे कि मैं क्या करूं। है इसी में प्यार की आबरू। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है, कि उन्हीं की दी हुई चीज है। यही गम है अब मेरी जिंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं। है इसी में प्यार की आबरू। बताइए शैलेश जी, दूरदर्शन में कैसे नियुक्ति हुई और कैसे वहां पहुंची? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं यहाँ आने से पहले नॉर्दर्न रेलवे में काम करती थी, जी। तो वहाँ भी मैं म्यूजिक के जरिए ही गई थी। अच्छे आर्टिस्टों को नॉर्दर्न रेलवे में और खिलाड़ियों को रखा जाता है, तो कल्चरल कोटे से मेरी नियुक्ति हुई थी। जी। तो वहाँ नौकरी करते करते एक हमारे परिचित कोलीग रहे, साथ में शिवाजी सिंह नाम था उनका। तो उन्होंने देखा कि वो यूपीएससी से ऐसी पोस्ट निकली है, तो फॉर्म वगैरह ले आए, कहे भरो, आप भी भरो। तो जो डीजी उस समय थे शशिकांत कपूर साहब, उनने कहा कि हाँ हाँ जरूर भर दे कुड़िए, मगर तेरे को गाना गाना पड़ेगा। मैंने कहा गाना सर वहाँ पे? बोले हाँ। और एक और साहब थे एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उन्होंने कहा जे तू गाना गाएगी ताई तेरा सिलेक्शन होगा, पहले तो गाना जरूरी है तेरा। जी। तो मैं क्या सर गाना? हाँ वहाँ पे पूछते हैं इंटरव्यू में। हाँ हाँ। तो गाना जे नहीं गाएगी ना ते फिर भूल जा। तो मैं क्या अच्छा। तो फिर फॉर्म भरा। उसके बाद बहुत समय के बाद मेरे को कॉल लेटर आया, फिर एग्जाम, फिर इंटरव्यू के लिए भी आया। बहुत साल
टाइम लगा। तो इस तरीके से मैं दूरदर्शन में आई और टॉप 10 में वहाँ नाम रहा। तो ज्वाइन करने के लिए मुझे बड़े स्टेशन ही थे, दिल्ली और मुंबई। तो उस समय मेरे पिताजी नहीं रहे थे, तो बहन की शादी का जिम्मा था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, पहली पोस्टिंग मुझे मुंबई मिली थी कि मुझे दिल्ली रहने दीजिए क्योंकि घर में कोई नहीं है और शादी तय है, तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी, तो अगर आप कंसीडर कर लें। तो उन लोगों ने कंसीडर किया। गाने से सब जानते थे मुझे, तो कंसीडर किया, तो फिर दिल्ली में पोस्टिंग हुई। जी, फिर दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से फिर मुंबई है। जी, तो दूरदर्शन के कार्यक्रमों को निर्माण करने में एक अच्छी खासी चुनौती होती है। किसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई खास याद है आपके जहन में इस वक्त? देखिए, जैसे क्या हुआ कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को लाना बहुत ही मुश्किल था। जी। तो मुझे कहा डीजी ने कि आप उन्हें लेकर आइए, चाहे जितना भी पैसा वो मांगते हम देंगे, मगर आप लेकर आओ उनको। एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है उनकी। तो मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ। तो खान साहब का पर्टिकुलर एक होटल वहाँ हुआ करता था पहाड़गंज में, वहीं वो रुकते थे। तो मैंने पता किया, वहाँ गई और उनकी एक बड़ी प्यारी कलाकारा रही जो उनकी दोस्त थी, ब्रिजबाला जी, बिहार के मुजफ्फरपुर से। तो वो आई थी। तो रीता गांगुली जी ने मुझसे कहा था कि शैलेश ये बहुत बेहतरीन गाती है, तुम इनकी रिकॉर्डिंग कर लो। मैंने कहा मैम ये अप्रूव्ड नहीं है। बोले कुछ भी करके कर लो, जो इनके पास चीजें वो कहीं तुम्हें मिलेंगी नहीं। तो इस लालच में हमने परमिशन लिया और उनकी रिकॉर्डिंग की। तो वो बताने लगी कि ये जो गाना है दिल का खिलौना हाय टूट गया, वो हमारे भजन पर आधारित है। तो बोला कैसे? आप गाइए। तो कही कि हाँ मैं गाऊंगी। तो मैंने कहा ये आप सही कह रही हैं, हम खान साहब से कहेंगे। बोली हाँ सही कह रहे बिटिया, हमें क्या करना है झूठ बोल के। वो बड़ी इनोसेंट सी थी। तो उन्होंने गाया कि बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की। मैंने बोली वाह। तो जब मैं खान साहब से मिली तो मैंने कहा कि खान साहब एक ब्रिजबाला जी हैं मुजफ्फरपुर से। हाँ कहाँ मिली तुम्हें? हमने कहा कि वो यहाँ आई थी तो रीता गांगुली जी जो है उन्होंने भेजा था, तो उन्होंने बताया कि ये धुन आपने, हाँ क्या गाती थी। तो उससे ही तो हमने लिया। हमने कहा ये हम यूज करेंगे तुम्हारा। तो उन्होंने कहा करो जी। तो हमने यूज कर लिया बिटिया, क्योंकि हमने कहा कि अगर हम डायरेक्ट कहेंगे हम आपको दूरदर्शन से बुलाना चाहते हो तो गुस्सा भी हो सकते हैं। कलाकार को बात करने के लिए पहले वो धरातल बनाइए, जब देखिए कि वो भाव में आ रहा है आपके, तब उससे कहिए कि हमारा असली मकसद क्या है। तब हमने उनसे कहा कि हम दूरदर्शन में आपको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो कहने लगे पैसा कितना दोगी? मैंने कहा कितना दे दें आपको, आप बताइए। ज्यादा से ज्यादा जो होगा मैं आपको दूंगी। बोले ज्यादा कितना दोगी? मैं को 1 लाख दे देंगे। 1 लाख दे दोगी? हमने कहा हाँ दे देंगे। तो हम उनको लेकर आए और उस पे हमने उनकी रिकॉर्डिंग की, उन पे डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, उनका इंटरव्यू भी किया, बहुत सारी चीजों को करके फीस को एडजस्ट किया, अप्रूवल ली डायरेक्टरेट से, फिर साहब को दिया। तो वही एकमात्र आज भी रिकॉर्डिंग है जो मार्केट में भी बिक रही है। वीडियो आपके यहाँ से भी बिकती है और वायरल भी होती, छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स आज भी वो ईश्वर ने मेरी झोली में दिया उससे। जी, सह्याद्री चैनल पर आज भी मौजूद है। और अभी हाल में नेशनल में भी है, हर जगह। जी, हम अभी देख रहे थे तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें, नायाब रिकॉर्डिंग है। और ये नवभारत टाइम्स के संपादक विश्वनाथ सचदेव जी एक इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी एक रिकॉर्डिंग, वो भी हमने यहाँ पे किया था जब वो आए थे। तो दूरदर्शन में प्रोग्राम करना और अभी आकाशवाणी की बात चल रही थी, आकाशवाणी के प्रोग्राम में काफी अंतर होता है जी। और दूरदर्शन में आपको सामने बैठना है, चित्र होता है, चेहरा होता है, दोनों में काफी फर्क होता है, चुनौती होती है दूरदर्शन के प्रोग्राम में ज्यादा। तो अचानक कभी कोई रिकॉर्डिंग आपको करनी पड़ी, तो ऐसी कोई चुनौतीपूर्ण याद है आपके जहन में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आप देखें हमारे यहाँ तो सब चुनौतीपूर्ण ही रहता है। 11th आवर पे ही कहा जाता है कि अब ये करना है, तो फिर भागम भाग मचती है। तो उस समय आपको एक जो प्रॉम्प्ट जर्नलिस्ट होता है वो स्किल होना चाहिए कि आपको पर्सन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या उससे पूछना है, कैसे पूछना है।
ऐसा हमेशा अक्सर ये तो होता था, अवार्ड डिक्लेयर होने से पहले फलाने की बाइट चाहिए, उनका ये चाहिए वो चाहिए, तो आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे जाएंगे उसके पास, वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। और फिल्म इंडस्ट्री में आपके नंबर उनके फोन डायरी में नहीं है तो आपको नहीं उठाते हैं डायरेक्ट नंबर, ऑलवेज आपको उनके पीए के थ्रू रूट करना पड़ता है। जी। तो ये सब बहुत मुश्किल होती है। जैसे मुझे पीछे कुछ रिकॉर्डिंग करनी थी तो कहा गया शंकर महादेवन से चाहिए और अभी रिलीज करनी है। शंकर महादेवन जी ये कोई भी इतने फ्री नहीं कि तुरंत मेरे लिए आ जाएंगे। और मुझे ये भी था कि टाइम बाउंड है और टाइम जा रहा है। वो बोल रहे थे अभी बताता हूँ। मैंने कहा कि आप बताते ही रहेंगे या नौकरी चली जाएगी। फिर उन्होंने कहा अच्छा सुबह आप 7 बजे स्टूडियो फला पहुंच जाइए, सुबह 7 बजे 7:30 बजे। मैं सबको अपने स्टाफ को लेके कैमरा लेके वहां पहुंची क्योंकि गाना रिलीज होना था 15 अगस्त को। भागम भाग करके उसको रिकॉर्ड किया, पिक्चराइज का शॉट्स निकाल के एडिट करके थोड़ा बहुत दिल्ली भेजा, फिर उन लोगों ने उनके अकॉर्डिंग शॉट्स डाले, फिर उसको रिलीज किया। इस तरीके से काम होते थे। किशोरी अमोनकर जी का कहा गया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक करने को, वो आती ही नहीं थी। तो मुझे ये कहा गया था किसी भी कीमत पे उन्हें लेके आई क्योंकि उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। और आज भी ये हकीकत है कि वो मेरे हिस्से प्रभु ने दी और एकमात्र रिकॉर्डिंग है ममता जी उनकी, किशोरी जी की। नहीं आई तो नहीं ही आती थी, आके स्टूडियो से वो चली जाया करती थी। जी, उनके बारे में ये प्रचलित है, जल्दी से राजी नहीं होती थी। नहीं, तो जब मुझे डायरेक्टर से कहा गया कि किसी भी कीमत पे आप उन्हें लेकर आइए, तो मैं दिल्ली में जाती थी उनका गाना सुनने। तो पता मुझे शेजर कहती थी, शैलेश नहीं, शेजर तू आली का। हाँ। तो मैं गई कि भाई आपको दूरदर्शन पे मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ दीदी, और आप आएंगी ना? डरते डरते पूछा। बोली हाँ आऊंगी, मगर किशोरी अमोनकर की जो फीस है वो कोई देगा क्या? बोले दूंगी ना, जो भी है नेशनल की वो बिल्कुल दूंगी आपको। तो ऐसे उनको मना के उनको लेकर आई थी, और वो भी एकमात्र रिकॉर्डिंग है जो किशोरी जी की है। इसका श्रेय आपको जाता है। मुझे ईश्वर ने दिया तो मैंने कर लिया। तो यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए कौन सा? जरूर सुनिए। एक हमारी उपशास्त्रीय बंदिश है जो हमारी विदुषी गिरजा जी गाया करती थी। गिरजा देवी जी बनारस की, वो हमारी बुआ भी लगती थी, क्योंकि उसी गली में हमारा ससुराल है कबीर चौरा में, तो इसलिए गुरु जी के चलते। तो उनका गाना था कि गंगा रेती पे बंगला छवाए द पिया, बंगला छवाए द पिया, वे लहर जमुने की। तो इसको नौशाद साहब ने कैसे बेहतरीन यूज किया। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। वाह क्या बात है, बड़ी अच्छी बात आपने बताई और बड़ी जानकारी वाली बात है कि ये गंगा रेती वाला लोकगीत तो हम अक्सर सुना करते थे, अप्पा जी की आवाज में सुना है, लेकिन ये जो आपने तालमेल बताया बड़ा ही खूबसूरत है। सुनते हैं यही गाना। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। हो ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। मुरा बाला चंदा का जैसे हाला रे, मुरा बाला चंदा का जैसे हाला रे, जामे लाले लाले
और अब शैलेश जी, इस गाने के बाद अब चूंकि लोक गायकी का रंग यहाँ आपने दिखाई दिया है, तो लोक गायकी की ओर चलते हैं। आपके लोक गायन के संसार में हम घुसपैठ करते हैं, छलांग लगाते हैं। तो चलिए बताइए आप हमारे श्रोताओं को, कहाँ से आपके गायन का सफर शुरू हुआ? एक तो रेडियो ने आपको मौका दिया, मुझे लेकिन रेडियो ने मौका बाकायदा दिया, गोरखपुर आकाशवाणी। जी, तो पहली बार मंच पर कैसे गई और किससे तालीम ली? तालीम ली मैंने पहले बनारस घराने के, और एक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी हुए हैं हमारे यहाँ के, बहुत दिव्य और शीर्ष गायक हैं, वे विद्वान गायक हैं जी। उन्होंने गाने की जो शैली बताई वो आज भी हम बहुत कम सुन पाते हैं। उनकी शिष्य परंपरा में डॉक्टर एम राजम जी हैं, जो वायलिनिस्ट हैं हमारी, वही बजाती हैं उनके अंग के वायलिन गायकी के। तो उनके शिष्य थे पंडित नरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने सिखाया मुझे, और बनारस के पंडित काशीनाथ मिश्रा जी। और सबसे पहले मुझे बलिया में म्यूजिक टीचर रही किरण ओझा बहन जी। तो उन्होंने मेरी आवाज को सुनते ही जान लिया था कि मेरी आवाज में क्या स्पार्क है और कितनी दूर तक मैं जाऊंगी। तो ये उनकी देन है। फिर उसके बाद सब लोग, उन्होंने पिताजी से कहा कि भाई ये लड़की बहुत अच्छा गाती है, हम इसको फ्री में सिखाएंगे, घर आके सिखाएंगे, आपको भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटा सा शहर बलिया। तो इस तरीके से संगीत में मुझे आना हुआ। किरण ओझा जी ने मुझे गीत, भजन, गजल सब सिखाया। और फिर ये गुरुजी लोग घर आते थे तो उन्होंने कहा कि ये प्रयाग संगीत समिति का कोर्स होता है, पोस्टमार्ट साहब वो लड़की को करवा दीजिए, हम लोग तैयार करवा देंगे। हाँ, प्रभाकर करवाया उन्होंने। तो ये सिलसिला रहा। तो बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड रहा, और गुणी लोग हमें हमेशा मिलते रहे और सराहते रहे। और गोरखपुर आकाशवाणी में उस्ताद राहत अली खान साहब थे, जो बहुत बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर थे जी। तो जब मैं ऑडिशन में गई थी तो उन्होंने कहा था इस लड़की को कोई रोक नहीं सकता है, और उनकी बात सच हुई, और आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ जी। तो मंच पर जो पहला गाना गाया था, तो आकाशवाणी के वो होते थे ना आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष कंसर्ट्स। जी जी। तो हम गोरखपुर से देवरिया और गन्ना विकास प्राधिकरण लखनऊ में जो था, ये सब में जाते थे गाने के लिए। आकाशवाणी वाराणसी और प्रयागराज, जिसका भी नाम है इलाहाबाद, वहाँ पे बुलाया जाता था हम लोगों को कंसर्ट्स के लिए। तो हम जाते थे वहाँ गाने के लिए। तो फिर वो आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष गाते गाते पब्लिक में जाने की हमें तालीम भी मिल गई, देखा जाए तो। जी जी। तो उन दिनों को याद करते हुए कोई गाना सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं को? जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, कितना खूबसूरत गाना है ये। जी, बहुत खूबसूरत, लता जी की आवाज में, बहुत सुंदर गाना है। सुनते हैं यही गाना। जब जब तुम्हें भुला
गाने के बाद एक बार फिर आपको बचपन के संसार में ले चलते हैं, जहाँ पर आपकी बचपन की बहुत सारी यादें हैं। माँ की डांट होती है, पिता की नसीहत होती है। आपने जिक्र भी किया कि पिताजी आपको प्रोटेक्ट करते थे गाने के लिए, तो वो दिन याद कीजिए और बताइए किस तरह की यादें हैं आपके ज़हन में? देखिए, वो क्या होता था कि गाने के लिए जब ये टीचर लोग आते थे घर में सिखाने, तो हारमोनियम भी खरीदवाया गया। फिर तानपुरा भी माँ साहब ने दे दिया था, पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने, कि ले जाओ इसे घर में प्रैक्टिस करो, फिर हमें दे जाना। तो मम्मी बोलती थी क्या सवेरे करती रहती है। हाँ? घर का काम धंधा सीखना चाहिए, करना चाहिए। और पहले घरों में काम करने के लिए कोई न कोई रहती थी। तो हमारी भी एक रही। तो घर के काम की तो इतनी हमें परवाह नहीं थी, खाली अपना गाना, पढ़ना और खेलना, बस यही होता था। और पिटाई होती थी जब स्पेलिंग्स नहीं याद होती थी इंग्लिश की, तब दे धमाधम, फिर नाव नताओ और पहाड़े मैथमेटिक्स के, वो उल्टे सीधे एंडे बेंडे हो जाते थे। और संस्कृत के जो रूप रटने होते थे ना, बहुत पिटाई। और फिर जब भी मौका मिलता था तो रेडियो लगा के सुनने बैठ जाना। जी, तो इस तरह की डांट आपको पड़ी है, लेकिन रास्ता निकाल कर आपने अपने लक्ष्य को याद रखा और निकल आई। और एक गाना फिर सुनते हैं, बताइए कौन सा गाना? ठीक है, आप गुनगुना के बताइए। लोक गायिका से हम बातचीत कर रहे हैं, तो कोई लोकगीत सुनाइए आप। HMV ने मेरा हिमाचल का भी एक कैसेट्स निकाला था जी, तो वो भी आकाशवाणी के ही थे। शशि जी अभी नहीं रहे, उन्होंने कहा था कि तेरी आवाज बड़ी सोहनी है, तो तेरी आवाज ते मैं रिकॉर्ड करांगा हिमाचल दे गीत। मैं बोला अच्छा। तो उन्होंने सिखाए गाने और फिर रिकॉर्ड किए। तो वो गाने अभी पता चलते हैं कि कितने मतलब मायने रखते हैं और कितने खूबसूरत वो गाने थे, और उनकी उम्र भी कितनी बड़ी है। तो उन्होंने उस समय गवाया था एक गाना, हिमाचल का फोक है, बाड़ुए सुगाड़ुए तू का जो झाक दी, झाका का जो मार दी, दो हाथ बुटड़े ले आया फूल मुँह गल्ला हुई बीतियां। बाद में देखा मैंने यही गाना मैंने रविंद्र जैन जी साहब के साथ भी मंच पे बहुत गाया है। तो उन्होंने ये गाना गवाया, लता जी और सुरेश वाडकर साहब की आवाज है जी। हुस्न पहाड़ों का जी जी, क्या कहना जहाँ 12 महीने रहे मौसम जाड़ों का। क्या बात है, अगर गुनगुना सकती हैं तो गुनगुनाइए 2 लाइन। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना जहाँ 12 महीने रहे मौसम जाड़ों का।
छोटे छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं कसम ले पहाड़ों की जो कायम रहते हैं। राम तेरी गंगा मैली फिल्म की बात थी और उसका गाना। हम आपके एल्बम्स और फिल्मों की ओर आते हैं। कुछ फिल्मों में भी आपने गाना गाया है, जिसमें हिमेश रेशमिया की एक फिल्म थी। हिमेश रेशमिया साहब की फिल्म थी बनारस, जिसमें उर्मिला मातोंडकर और जी। अस्मित पटेल साहब रहे। उसमें होली का एक फोक सॉन्ग था जी। उस गाने के 2 वर्जन है, एक मेरा और श्रेया जी का। तो सोनू निगम साहब कॉमन मेल वॉइस यूज हुए हैं दोनों में। तो वो हिमेश जी ने मुझसे गाना सुना और फिर कहा कि हम इसको यूज करना चाहते हैं इस फिल्म में। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि समीर साहब ने ये हमारा इंट्रोडक्शन कराया था, जो समीर अंजान साहब हैं। जी जी तो उनके ही चलते मुझे इस फिल्म में ये मौका मिला गाने का। जी। तो गाना कौन सा था, बताना चाहेंगे? फिल्म बनारस का ये गीत है। भंगिया रगड़ के पी सजनिया रतिया बालम आई है ना, अरे रंग ढारो रंग डारो रंग डारो फेंको गुलाल की बोलो सरर 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 रंग डारो फेंको गुलाल कि बोलो सरर। वाह वाह वाह, ये तो बिल्कुल आप बनारस की गलियों में हमें ले गई हैं। और हाँ, ये फिल्म बनारस की पृष्ठभूमि पर ही है। तो अब हमारा जी नहीं कर रहा है कि हम वहां से लौटे, तो जरा फिर वहीं चलते हैं और वहीं की बातें कीजिए। वहां की चाट, वहां के पान, बनारस का पान बहुत मशहूर है। आपको कौन सी बात बनारस की मिस करती हैं? आप तो बनारस में रही भी हैं। बनारस में रही हूँ, मेरी शादी वहाँ हुई है। तो बनारस की तो हर चीज ही अच्छी है, स्वादिष्ट है। बनारस की चाट अच्छी है, टिक्की, पकौड़े, गोलगप्पे, और जो वहाँ मूंगफली देते हैं ना भुनी हुई, उसके साथ वो चटनी देते हैं। अरे वाह, मस्त चटनी होती है बनारस की। मुंबई की भाषा में मस्त कहना चाहिए। मस्त। और वहाँ की साड़ियाँ, चांदी पे वहाँ कुंदन का काम होता है, जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कपड़े की तो जो मैं बात कर रही हूँ, एक से एक, और कालीन भी बड़ी खूबसूरत बनाई जाती है। और बनारस की चाट बोला ही, बनारस का पान मशहूर है, बनारस की कजरी चैती मशहूर, वहाँ की लस्सी मशहूर है। हाँ। और बोट पे वहाँ पे एक चैती का फंक्शन होता है जिसमें बजड़ा कहते हैं वो। तो बजड़े मतलब ऑडियंस भी बोट पर रहती है और गायक भी बोट्स पर रहते हैं। जी जी, क्या बात है। ये खूबसूरत माहौल होता है जी। वहाँ की देव दीपाली वगैरह सब बहुत ही अच्छी है। तो आपने चूंकि गानों का माहौल रच दिया है, तो अब हमें कोई लोकगीत सुनाइए। अभी देखिए, बनारस में अभी हम बात करें, मुंबई में बारिश हो रही है। तो अभी यूनेस्को ने एक फिल्म बनाई हिना पर, तो जिसमें मैंने वहाँ की ट्रेडिशनल कजरी गाई है। कि कजरी एक माध्यम भी रही प्रचार की, कि बाजार में अब साइकिल आ गई है और आप साइकिल से जाइए और मेहंदी लेकर आइए, पर्टिकुलर उसी जगह से जहाँ मोती झील है आज भी बनारस में। वहाँ आज भी मेहंदी के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जी, तो जिनकी बाउंड्रीज है। तो वहां से लेकर आइए। और अगर देखिए क्या डिटर्मिनेशन है औरत का, कि हम आज नारी सशक्तिकरण कहते हैं, हम तो पहले से ही सशक्त रहे। जी जी। तो कहती हैं कि अगर वहाँ दरबान रोकेगा और पकड़ेगा आपको, तो मैं वकील करके आपको लड़के छुड़ाऊंगी, मगर मेहंदी तो भैया चाहिए तो मोती झील ही की चाहिए जी। वही क्या बात है, सुनाइए। तो कहती है कि पिया मेहंदी हो पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी हो पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाके साइकिल से ना। रास्ता रोकी दरवान पकड़ ले पहलवान, रास्ता रोकी दरवान पकड़ ले पहलवान, तोह के लड़के छोड़ाइब हम वकील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी हो पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाके साइकिल से ना।
क्या बात है भाई, हम तो सचमुच उस मोती झील में पहुंच गए और वो बनारस की गलियां सारी याद आ गई, कानपुर का परिवेश याद आ गया। लेकिन अब बातें भी बहुत सारी हैं जो आपसे हमें पूछनी है। अभी मैं ममता जी आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं गई थी, इवन मैं कहना चाहूंगी कि मैं पहली ऐसी गायिका हूँ जो गई 180 वर्ष पूरे हुए पोर्ट ऑफ स्पेन में नेल्सन आइलैंड पे भारतीयों का आगमन वहां हुआ था। उस जमाने में लोग लेके गए थे ना, जिससे गाने रचे गए कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, कचौड़ी गली सून कैला बलमू, ये उस परिदृश्य से निकले हुए लोकगीत हैं जी। तो वहां पे गई, मुझे ICCR ने भेजा, इंडियन कल्चरल काउंसिल ऑफ रिलेशनशिप, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो एज ए कल्चरल एम्बेसडर में गई। पहली गायिका हूं जिसने नेल्सन आइलैंड पे गाया, इन्हीं लोकगीतों को गाया। क्या बात है। उनकी 5वीं पीढ़ी है जो आज भी हमारी लेगेसी को लेकर चल रही है। वो चौताल गाते हैं, फगुआ गाते हैं, और वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमती कमला प्रसाद जी, वो बक्सर से आज उनकी पीढ़ी है, वहाँ की दादा उनके थे, वो जाती हैं बक्सर, पटना वगैरह। तो जब मैंने वहाँ गाया तो लोग इतना झूमे यहाँ के गानों को सुन करके, उनके दिलों में राम बसते हैं, सीता बसती है, क्योंकि हमारे हर लोकगीत में राम सीता का जिक्र है ना जी जी। तो वो जीवन आज भी वो जीते हैं जी। तो और सेंट लूसिया में भी गई, वहां गाया, पहली गायिका, अपनी संस्कृति के परचम को लहराया जी, जिससे मैं बड़ी अभिभूत हूँ। तो लोकगीतों की ताकत बहुत ज्यादा है जी। बिल्कुल, मैं तो वहीं आ रही थी। रूस गई हैं आप, USA भी गई हैं, एम्स्टर्डम गई हैं, वहां पर मंच पर आपने गाया है, तो वहां के अनुभव को साझा कीजिए। वहां कैसा अनुभव था? वहां पे कोई खास बात? देखिए, वो लोग रूस में वो जो गाना है ना, मेरा जूता है जापानी या ओ बसंती, मुझे फरमाइश करते थे और कहते थे हे बसंती इज गोइंग, वो बसंती ही उनको याद आता था। तो गाना सब गाना पड़ता था मुझे, और मेरा जूता है जापानी। तो रूस भी भारत को बहुत चाहते हैं लोग वहाँ के, और हमारे रिदम्स को बहुत प्यार करते हैं जी, ठुमकते हैं, हमें छू के देखते थे कि हम सही में गा रहे हैं ना। क्या बात है। तो इतना प्यारा लगता था। ऐसे एम्स्टर्डम वगैरह में भी वहाँ के जो सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कैन यू सिंग द हे दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, श्योर श्योर। तो इतना अच्छा लगता है कि हमारे देश के गाने, हमारे संगीतकार कितने पॉपुलर हैं यहाँ पे। अभी मैं बात कर रही थी आपको पोर्ट ऑफ स्पेन की, वहाँ पे सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, एक तरह से उनका नेशनल एंथम है। अभी जब भी वहाँ गवर्नमेंट बनी तो पार्लियामेंट में इस गाने को गाया गया। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अपने संगीतकार को, जिन्होंने ऐसे गीत रचे कि आज भी लोगों के मानस में और दिल में वे गीत बसते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये गाना सुन लिया जाए? वो गाना सुनिए आप भी, ओ बसंती पवन पागल, कितना खूबसूरत गाना है। सुनते हैं।
मिस तनकपुर हाजिर हो ये गाया है आपने? ये पलाश मुच्छल एक यंग म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये फिल्म में म्यूजिक दिया था, तो उन्होंने मुझसे वहाँ पे फोक बेस्ड एक ट्यून थी उसको गवाया था जी, पलाश मुच्छल ने जी। और बहुत सारे एल्बम्स गाए हैं, कैसेट्स गाए हैं? एल्बम्स हैं टाइम्स म्यूजिक के। जब नहीं थी तो पहले HMV कंपनी थी, उससे हमने बहुत सारे गाने गाए हैं। हिमाचल के गाए हैं, उत्तर प्रदेश के गाए हैं, भजन्स गाए हैं। जी, हमें बताइए शैलेश जी, आपको राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया और राष्ट्रपति के हाथों आपको पुरस्कार मिला। वो अनुभव कैसा था? वो घटना हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए। वो एक सपने के सच होने जैसा था ममता जी। हम तो काम करते हैं और ये नहीं सोचते कि क्या होगा नहीं होगा। हमें अपने काम से ईमानदारी बरतती हूँ और हमने जो लोकगीतों पे काम किया है और लोकगीत में गाती भी हूँ और इनफैक्ट कह लीजिए कि जीती भी हूँ, क्योंकि अब तो भाव का बहुत अभाव हो गया है। अब रिश्ते नाते नहीं पहले जैसे हैं, तो अब लोकगीत भी कौन कहाँ से रचे और गढ़े जाएं। पहले तो एक तरफ सास को बच्चा होता था तो दूसरी तरफ बहू को होता था, तो प्रतिस्पर्धा भी हुआ करती थी और एक दूसरे से वो भी हुआ करता था। और जाता आप समझते हैं चक्की जो घर में महिलाएं पीसती थी, आजकल घंटी चक्की यहाँ है, तो उस पे अपनी बड़ी सारी मनोव्यथाएं वो कह लेती थी, एक दूसरे से साझा कर लेती थी। अब वो नहीं है। तो आजकल जिंदगी में इमोशनल बीमारियां बहुत सी हैं, रुकावट बहुत है, इमोशनल है, फिजिकल भी है, क्योंकि आप शेयरिंग किससे करें? संवेदनाओं हमारी कहीं जाती नहीं है, अंदर जज्ब करना पड़ता है। जी, जी। किससे कहें? पहले चिट्ठी लिखते थे हम लोग, अब चिट्ठी भी नहीं। हाँ, रंगोली में चिट्ठी मुझे आया करती थी, पोस्ट कार्ड और इनलैंड, तो वो बड़ा सुखद लगता था कि अरे आज भी लोग हमें चिट्ठियां लिखते हैं, पोस्ट कार्ड लिखते हैं। वो एक अपने आप में क्रेडिट की बात है कि पब्लिक कितना, आपकी आवाज भी देखिए लोगों तक कहाँ तक पहुंचती है, लोग आपसे कैसे बातें करते हैं, है ना, अनजाने में जाने में कहाँ तक हम पहुंचते हैं अपने श्रोताओं और दर्शकों के दिलों में, जो हम खुद नहीं जानते हैं जी। तो अब वैसे पहले जैसे कंटेंट नहीं। अभी हमने एक काम किया है बच्चों की लोरी पे। अब लोरी देखिए खुद सो गई है बच्चों को सुलाते सुलाते, अब कोई माँ लोरी नहीं गाती है, जबकि पहला शब्द और स्वर का स्पर्श होता है लोरी, जो माँ से ही आता है, वही सुनाती हैं आपको। और उसमें ऐसे स्वर लगते हैं कि वो बच्चे की पलक जो है खुद से झपकने लगती है, या हमारी आपकी भी। हमारी जो राग बनाए हैं ऋषि मुनियों ने इसी तरह से बनाया कि जब सुबह गाओ तो वैसे स्वर, अब सुबह सुबह हम चिल्लाएंगे तो बड़ा बेकार सा लगेगा, तो वैसे सुरों का चलन रखा। ऐसे लोरी है। हम बचपन में जब खेलते थे तो बहुत सारे राइम्स बोला करते थे, अब वो नहीं सुनने को मिलता कि घो घो रानी कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी, क्या बात है, इतना पानी, ऐसे। ये तो हम सबके बचपन की तार को आपने छेड़ दिया, झंकृत कर दिया। और हमारे श्रोताओं ने भी ये सब दिन देखे होंगे। आपके जहन में बहुत सारे नाम, आपने कुछ नाम जिक्र भी किया, लता मंगेशकर का नाम, ये जो तमाम गायक हैं, इतने सारे गायक गायिकाएं हैं, इनमें कौन आपके लिए आइकन रहे? किनको आप सुन सुनकर लगता था कि मैं ऐसा गाऊंगी? हम तो रेडियो सुनते थे ना, तो रेडियो सुन के वो फिल्मी गाने कॉपी करते थे। तो मुझे तो सबसे पहले मेरी भारत रत्न हमारी ईश्वर सरस्वती कहिए, स्वर कोकिला लता जी, और उसके बाद फिर आशा जी। क्योंकि आशा जी की वॉइस से हम बहुत कुछ सीखते हैं। लता जी की तो डिविनिटी थी, फुल मेलोडी, कितने ग्राम, कितने माशा, कितना तोला, कहाँ क्या कहना है, वो दीदी का अलग स्वरूप था। आशा जी का अपना अलग है कि कैसे हम किसी मूड को कैसे क्रिएट करें, जो पिक्चराइज हो रहा है उसको हम कैसे महसूस करके। बिल्कुल शैलेश जी, आपने दूरदर्शन में लगातार काम किया और उम्दा काम किया है। जिस तरह से आप बताती हैं, ऑफ माइक भी बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, इतनी सारी रिकॉर्डिंग आपने की है, तो बहुत सारा वक्त लगता है काम में। तो इसके साथ साथ आपने गायन की परंपरा को समृद्ध रखा आपने, तो कैसे ये रियाज और साथ साथ कैसे सामंजस्य? देखिए, हम कितना भी थक के आए, हमें 4, 4:30, 5 बजे उठ के अपने सा को पुकारना ही पुकारना है। क्या बात है, नहीं तो वो रूठ जाएंगे, फिर वो मानेंगे नहीं। हम MA PhD कर ले, लोग मानेंगे कि आप डॉक्टर हैं, MA हैं, मगर एक बार गलत गाना होगा तो कोई नहीं मानेगा
कि आप क्या गाती हैं। नहीं, 1 सेकंड में पब्लिक आपको उतार के फेंक देती है, क्या गा रही है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोताओं को बताइए कि लोकगीत की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को किस तरह के प्रयास करने चाहिए। देखिए, एक आकाशवाणी ने पीछे शुरू किया था सांस्कृतिक गीतों को रिकॉर्ड करने की श्रृंखला। अब वो कहाँ तक पहुंची मुझे नहीं पता है। तो अब तो शादियों में भी देखिए इवेंट्स की तरह से शादियां हो रही हैं। हल्दी के गीत ही नहीं सुनने को मिलते हैं, बनना नहीं सुनने को मिलता है। जी जी, मैंने देखा था आप एक बार कहीं गा रही थी अपनी किसी दीदी के साथ छत पे बैठ के कुछ। तो वो अभी बन्ना बन्नी कि अभी कहाँ सुनने को मिलता, मुझे बताइए। जी जी, तो ये छोटे छोटे से न्यूएंसेस हैं जो जिंदगी में। चुमावन का गीत कि लड़की को, सबके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है कि चुमई चलेली अम्मा सोहागन बजावता हो, बिछुआ धीरे धीरे खनकावता हो, कंगना धीरे धीरे। तो इस तरीके से इस तरह के गीत अभी कहाँ सुनने को मिलते हैं, बताइए। सही बात है। और बन्ना बन्नी का भी हम जिक्र कर रहे हैं तो मोती महल से आया मेरा लाल बन्ना, मोती महल से आया मेरा लाल बन्ना, जोड़ा जो दूं मैं अपने लाल बनने को, जोड़ा जो दूं मैं अपने लाल बनने को, जामा सवारे आया मेरा लाल बनना। क्या बात है। इतने सारे रंग हमने देखे आपके गायन के। और कौन कौन से गायन के प्रकार है, कौन कौन सी शैली है जिसे आप गाती हैं, जिसमें आपने महारत हासिल किया है। बहुत सी चीजें हैं हमारे यहाँ। तो श्रम गीत भी हैं, मौसम के गीत हैं जिसमें कजरी चैती ये सब आता है। श्रम गीत है खेती में, जब वो धान लड़की है एक जगह लगाई जाती है, फिर दूसरी जगह फिर लगाई जाती है, तो वहाँ वो पुष्पित और पल्लवित होती है धान। जब दूसरी जगह लगाई जाती है ना, तभी धान निकलता है। तो जो पुष्पित और पल्लवित होती हैं वो लड़की हैं। तो ये सब सिखा के भेजा जाता है। सोहर, कजरी, चैती, ठुमरी, टप्पा सभी गाया होगा। अब इस समय आप कोई एक गायन का रंग दिखाइए, श्रोताओं को बताइए गाकर। कौन सा, क्या गाएंगे? कि अभी जैसे हमारे यहाँ गोड़ाई भी जब होता है ना, तभी भी गीत गाई जाती है। गन्ना जैसे कि जेठ बैसाखवा का भाभुरी लुअरिया, उखिया गोड़े बाल माँ, चूहे तर तर पसीनवा, उखिया गोड़े बाल माँ, चूहे तर तर पसीनवा, उखिया गोड़े बाल माँ। क्या बात उनको है। कितना दर्द हो रहा है कि देखो गन्ना निकाल रहे हैं मगर पसीना कितना। बहुत बढ़िया। बस अब चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं को कोई एक बात बताइए कि अगर लोक गायन की परंपरा को समृद्ध करना है, इस क्षेत्र में आना है, तो किस तरह की तैयारी मांगती है, क्या करना? देखिए, लोकगीतों के लिए तो आपको अपनी दादी नानी जो है पहले की उनको टटोलना पड़ेगा, उनके पास जाके बैठना पड़ेगा, उनकी स्मृतियों को खगालना पड़ेगा, तब आपको ये मिलेंगे। और आजकल जो इतना यूट्यूब पे सो कॉल्ड सिंथेटिक लोकगीत है, कुछ ही ऑथेंटिक हैं, तो मैं एडवाइस नहीं करूंगी। जो ऑथेंटिक है उनको सुनिए और सीखिए। आकाशवाणी का एक चौबारा कार्यक्रम आता था, या लोकगीतों के भी कार्यक्रम यहाँ लोक संगीत होता था विविध भारती से, वो सुनना चाहिए लोगों को, क्योंकि उसमें जो आप कलाकार सुनाते हैं जैसे विंध्यवासिनी जी को, शारदा सिन्हा जी को, वो ऑथेंटिक है। जी। तो अब चलते चलते कोई एक लोकगीत शैली में आप गाना सुनाइए हमारे श्रोताओं को। विवाह गीत या बन्ना बन्नी या कजरी या सोहर, देखिए जो भी आपको। एक बेटी की विदाई का गीत है। आज तो हम जिस एरा में जी रहे हैं वहाँ लड़कियां नहीं रोती हैं। एक गीत मुझे रिसर्च के दौरान मिला था जहाँ पे माँ गंगा रोती हैं, क्योंकि देखिए नदी के तट से हमारी सिविलाइजेशन आई है, तो गांव जो है वो गंगा के तट पर है, तो गंगा रो रही हैं। तो पैर में आप देखती हैं एड़ियों का एक ऐड आता है ना कि एड़ी फट गई हैं, तो बेवाई, फोक में उसको बेवाई कहते हैं कि फट गई है। तो पूछती हैं कि आप क्यों रो रही हैं, आपके पैर में बेवाई फटी है या ये जो मगर है वो कुछ तंग कर रहा है, पानी को ज्यादा हिला डुला रहा है, तो उसके लिए आप रो रही हैं, क्यों रो रही हैं? तो गंगा का जवाब है कि नहीं, ना ही मेरा पानी जो मगर नहीं हिलो रहा है, ना ही मेरे पैर में कोई बेवाई फटी है। सत्य तो यह कि मेरे गांव की बिटिया विदा हो रही है, इसलिए हम रो रहे हैं। क्या बात है। तो वो गाना है हम तो से पूछीला गंगा गोसाई
साई, कवने गुने ढबैल पानी हो, का तोरे पनिया हो मगरा हिलो रे, का तोरे फटली बेवाई हो। तो नाही मोरे पनिया हो मगरा हिलो रे, और नाही मोरे फटली बेवाई हो। हे बिटिया बियाहे कवन सिंह चलले हो, एही गुने ढबैल पानी हो, नाही मोर पनिया हो मगरा हिलो रे, हो नाही मोरे फटली बेवाई हो। वाह शैलेश जी, आप तो हमरा के रोआए दी ये सुनाए के। अब हम विदा लेवे चाहत रहे, लेकिन अब हम का करी, अब मन करत बा कि हम सुनते रहे आपका। बताओ, आप बोले हमका कुछ श्रोताओं को संदेश दे यही भाषा में। हाँ बिल्कुल, हम तो यह कहब कि अपन जड़ के न छोड़ी, आप लोग पकड़ ले रही। ये गानन में कितना जान बा कि जब भी गावल जाला तो आप उतने ऊर्जावान होके के सुनीला। पनिया के जहाज से पनिया के जहाज से पलटनिया बनी है, पलटनिया बनी है, पिया ले है ना, हर से नूरा बंगाल से हले ले है ना, हर से नूरा बंगाल से। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया शैलेश जी। सचमुच आपकी गायकी को, आपके गाने को ऐसे बस दिल कर रहा है कि हम सुनते जाएं, लेकिन घड़ी की ओर अब हम देख रहे हैं तो वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, तो हम अब अपनी बातचीत को यहीं समेट रहे हैं। आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतने सुंदर गानों से हम लोगों को समृद्ध किया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। श्रोताओं, मुझे इतना प्यार दीजिए, अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में मुझे याद रखिए, यही कहूंगी आपसे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लोक गायिका डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।